So if you search about Indian philosophy, you will hear this. जैसे इंडिया में अगर हम फिलोसफी की बात करते हैं तो हम फिर गीता की रिलीजन में फिलोसफी चले की बात जाते करते हैं वेदांत की बात करते हैं। यहाँ पे अभी भी रिलीजन और फिलोसफी इंटरमिंगल्ड है, लेकिन वेस्ट में जो है डिफरेंशिएशन शुरू हो गया था सोक्रेटिस से। सॉक्रेटिस And even to the people I talk around are obsessed about Marcus Aurelius, Stoicism. But Indian philosophy is way superior. It's like you already have a 9 or 10 wife at home, but you are still chasing the 4s and the 5s. मैंने अपने करिकुलम की वजह से वेस्टर्न फिलोसफी भी काफी पढ़ी है और इंडियन फिलोसफी अपने इंटरेस्ट की वजह से, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, वेस्टर्न फिलोसफी इज हियर, इंडियन फिलोसफी इज हियर। और इस वीडियो में मैं ये बात प्रूव करूंगा। अब सबसे पहली चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि इंडियन फिलोसफी जब इतनी अच्छी थी तो वेस्ट के नीचे दब कैसे गई। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा 1835 की तरफ, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी निकाली और उनका बेसिक पर्पस ये था कि दे वांटेड टू ट्रेन इंडियन मासेस। कैसे? कि वो रहेंगे तो इंडियंस, पर उनका पहनावा, रहन सहन और सोचने का तरीका वाइट्स की तरह होगा। इसलिए वहां से उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज को इंडियंस में इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो जो हमारे इनिशियल लीडर्स थे, नेहरू, इंदिरा गांधी और जितने भी स्कॉलर्स जिनने इंडियन एजुकेशन की नींव रखी, ये वही इंडियंस थे जो दिखते तो ब्राउन थे पर सोचते वाइट्स की तरह थे, जैसा ब्रिटिशर्स ने 1835 में प्लान बनाया था। और इसी वजह से जो हमारी एजुकेशन सेक्टर की नींव रखी गई was more favoring towards the western ideas and western system rather than the Indian system, और इसलिए हमारे इंडियन आइडियाज कहीं खो के रह गए। द इंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायलेक्टिक्स, रैशनैलिटी, लॉजिक, पर जो ये सारी चीजें हैं ये माइंड से की जाती हैं, और इंडियन फिलोसफी में माइंड को सबसे इंफीरियर ट्रीट किया गया है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है वेस्ट की जो सारी फिलोसफी है वो रिएक्शनरी है। मतलब जितने भी वेस्ट की फिलोसफीज आई हैं वो फिलोसफर्स ने अपने टाइम के हिसाब से रिएक्शन दिया है कि जो उनके टाइम में चल रहा था। बट अगर कोई फिलोसफी है तो मतलब वो अल्टीमेट ट्रुथ है, और अगर कोई अल्टीमेट ट्रुथ है तो वो यूनिवर्सल होना चाहिए, जैसे इंडियन फिलोसफी में है आत्मा और ब्रह्म की बात। वेस्टर्न फिलोसफी कैसे रिएक्शनरी है इसके एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल इमैनुअल कांट, जिनने फिलोसफी दी फिनोमिना और नॉमिना की। फिनोमिना मतलब जो हम अपने सेंसेस से फील और देख सकते हैं, और नॉमिना एक अल्टीमेट रियलिटी हम जिसे कभी एक्सेस नहीं कर सकते। बट उपनिषद सेम बात करता है माया की, जिसे इमैनुअल कांट फिनोमिना कह रहे हैं, और नॉमिना जिसे इमैनुअल कांट कह रहे हैं हम कभी एक्सेस नहीं कर सकते, बट उपनिषद एग्जैक्टली बताता है कि हम अल्टीमेट रियलिटी तक कैसे पहुंच सकते हैं। कार्ल मार्क्स जो काफी बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उनने कॉन्सेप्ट्स दिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एथियज्म, पर कार्ल मार्क्स उस टाइम पे पैदा हुए और उस टाइम में रह रहे थे जब कैपिटलिज्म अपने चरम सीमा पे था। ही वाज सीइंग चाइल्ड लेबर, pregnant women going to factories. He saw the harsh realities of capitalism. तभी उनकी फिलॉसफी इस तरीके से निकल के आई। उनने देखा कि कोई गॉड नहीं आ रहा सेव करने। All he saw was chaos. और उनकी फिलॉसफी में आप ये बात क्लियरली देख पाओ। एक और बहुत बड़े फिलोसफर हैं जॉन लॉक, जिनने इंडिविजुअल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स दिए थे। बट जॉन लॉक बिलोंग टू दैट एरा व्हेन कैपिटलिज्म वाज ग्रोइंग। आप सोचिए, अगर इंडिविजुअल राइट्स और राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होंगे तो मतलब स्टेट के यानी कि गवर्नमेंट के राइट ज्यादा होंगे, और जब जब गवर्नमेंट और स्टेट के राइट ज्यादा होंगे तो कैपिटलिज्म थ्राइव नहीं कर पाती। तो जॉन लॉक के राइट्स स्ट्रेंथेंड द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। तो एक बहुत बड़े फ्रेंच फिलोसफर हैं जीन पॉल सॉर्टर, शायद मैं उनका नाम गलत ले रहा हूं, बट उनने फिलोसफी दी थी एग्जिस्टेंशियलिज्म की। उनका कहना था कि ह्यूमंस अपनी चॉइसेस की वजह से जो भी बनते हैं, और एक एक्सटर्नल फोर्स को उन्हें कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया था। तो जीन पॉल सॉर्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा में फ्रांस में पैदा हुए थे, जब फ्रांस कियोस में था एंड फ्रांस नीडेड टू रीबिल्ड इटसेल्फ। अगर उस टाइम पे ऐसी फ्रीइंग थॉट फ्रेंच के बीच नहीं फैलाई जाती तो दे वुड बी रियली होपलेस। ऐसी फिलोसफी लिख के इट वॉज वेरी लिबरेटिंग फॉर फ्रेंच टू रीबिल्ड देयर सोसाइटी। नीट्जे जो एक बहुत बड़े वेस्टर्न फिलोसफर है जिनने निहिलिज्म की फिलोसफी रखी, he was living in late 19th century when capitalism was peaking. उनने देखा कि क्रिश्चियन वैल्यूज वर dying, people are not as spiritual, the spirituality is not holding as much power as scientific values are, और इसलिए उनकी ये सारी थ्योरी सामने आई। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, सारी वेस्टर्न फिलोसफीज आर रिएक्शन टू देयर टाइम्स, बट ऑन द अदर हैंड इंडियन फिलोसफीज आर यूनिवर्सल।
इंडियन फिलॉसफी में काफी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, समाख्य, योगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पर सारी फिलॉसफीज एक यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, दैट देयर इज आत्मा, देयर इज ब्रह्मा एंड द अल्टीमेट गोल इज लिबरेशन यानी कि मुक्ति. So the entire Western thinking is dependent on hypothesis, dialectics, thinking, thought. ये थॉट पे और अपने माइंड पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसकी वजह से इन्हें साइंटिफिक सक्सेस तो बहुत मिली, पर इतना ऑब्सेस्ड होना माइंड से हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर इट. और ये माइंड से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए वेस्टर्न सोसाइटी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम भी काफ़ी प्रेवलेंट हो रही हैं. बट देयरफॉर ऑन द अदर साइड इंडियन फिलोसफी माइंड को बहुत ही नीचे लेवल पे ट्रीट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो माइंड को डायसेक्ट बहुत अच्छा करती है इन फॉर्म्स ऑफ मन, विवेक, ईगो यानी कि अहम, और इसे ऑब्जर्व करना और इससे ऊपर उठना सिखाती है. आप में से अगर किसी को भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे प्रॉब्लम्स हैं, आप थोड़ा इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़िए, आई गारंटी दैट आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी. तो फिलॉसफी का काम है अल्टीमेट ट्रुथ जानना, और अगर कोई अल्टीमेट ट्रुथ है तो वो यूनिवर्सल होनी चाहिए. पर आप वेस्ट की फिलॉसफी में देखोगे कि प्लेटो सोक्रेटिस को कहते कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, एरिस्टोटल प्लेटो को कर रहा है, ये उसको कर रहा है, वो उसको कर रहा है. इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी, इट इज डिपेंडेंट ऑन ट्रॉमा, इट इज डिपेंडेंट ऑन पीपल, इट इज डिपेंडेंट ऑन सो मैनी फैक्टर्स. बट अगर कोई अल्टीमेट ट्रुथ है तो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और वो यूनिवर्सल होनी चाहिए. पर वेस्ट की फिलॉसफी में आपको ये चीज बिल्कुल नहीं दिखेगी. ऑन द अदर हैंड इंडियन फिलॉसफी में ढेर सारे फिलोसफर्स हुए, बुद्धा, पतंजलि, आदिशंकर, ढेर सारे स्कूल्स हैं. बट अक्रॉस द लाइन द थॉट इज द सेम कि देयर इज आत्मा दैट एग्जिस्ट, देयर इज ब्रह्म दैट एग्जिस्ट, एंड लिबरेशन यानी कि मुक्ति इज द अल्टीमेट गोल. सो वेस्टर्न फिलोसफी इज ऑल अबाउट द रिटन आइडियाज. कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग शायद समझ जाएं, कुछ लोग शायद नहीं समझें. तो इंडियन फिलोसफी दावा करती है कि वो चीज वो आपको एक्सपीरियंस कराएगी, तभी उसका नाम दर्शन कहते हैं हिंदी में. उपनिषद आपको माया के बारे में समझाएगी, वेदांता आपको डिटैचमेंट के बारे में सिखाएगी, बुद्धिज्म आपको ऑब्जर्वेंस सिखाएगी, जैनिज्म आपको कर्म ठीक करना सिखाएगी, और योगा आपको अपना माइंड डिसिप्लिन करना सिखाएगा. सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करवाएंगे जिसमें कि आप एक बेहतर जिंदगी जी सकें और अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकें. मैं लास्ट में तो यही चीज कहूंगा कि वेस्टर्न फिलोसफी इज ग्रेट, इट एक्सप्लेन्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट इज लॉजिक बाउंड, टाइम बाउंड, कल्चर बाउंड, पर्सन बाउंड. बट ऑन द अदर साइड इंडियन फिलोसफी इज वेरी इंडिपेंडेंट. Western philosophy feels very intellectual, but Indian philosophy explains you the existence. इसलिए आप अपना टाइम इंडियन फिलोसफी पढ़ने में ज्यादा